आज हम भाव प्रकाश पढ़ रहे हैं। तो गोविंद पारिक में ये 181 पेज नंबर पे है। ठीक है, तो भाव प्रकाश किसके अंडर आती है? भाव प्रकाश जो है वो हमारी लघुत्रय के अंडर आती है। लघुत्रय में कौन आते हैं? माधव, षाडंगर और भाव प्रकाश। तो भाव प्रकाश जो है लास्ट वाली होगी, है ना। तो यहाँ पे देखेंगे जो भाव प्रकाश है उसके लेखक कौन है? आचार्य भाव मिश्र। कौन है? आचार्य भाव मिश्र। और पुत्र किसके हैं? वो श्री लटकन मिश्र के, मतलब उनके पिता का नाम क्या है? लटकन मिश्र। उसके बाद इनका काल क्या है? इनका 16th मतलब 16वीं सदी इनका काल है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया टिक लेखक हैं आचार्य भाव मिश्र, पुत्र श्री लटकन मिश्र। ग्रंथ निर्माणार्थ भाव मिश्र ने षाडंगर संहिता को आधार बनाया। ग्रंथ के लिए किसको आधार बनाया है? षाडंगर संहिता को। एवं निघंटु हेतु मदन पाल निघंटु को आधार बनाया। मतलब इन्होंने जब ग्रंथ बनाया तो किसको मतलब वो बनाया, आधार बनाया षाडंगर को। और निघंटु भाग के लिए किसको बनाया? मदन पाल निघंटु। ठीक है, उसके बाद आता है भाव प्रकाश की अन्य रचनाएं क्या है? गुण रत्नमाला, माधव निदान टिप्पणी। इन्होंने माधव निदान पे टिप्पणी करी है, देखो। ठीक है, वो बुक भी इनकी ही है। और क्या है? वैद्य निघंटु। और क्या बोला है? वैद्य निघंटु। ठीक है, कौन कौन सी होगी? गुण रत्नमाला। गुण रत्नमाला किसकी है? भाव प्रकाश की। और पर्याय रत्नमाला एक आती है, वो किसकी है? माधव की। ठीक है, और एक द्रव्य गुण रत्नमाला जो है वो किसकी है? भाव प्रकाश की है। ठीक है, उसके बाद आ गया हमारा माधव निदान पे टिप्पणी करी और वैद्य निघंटु भी भाव प्रकाश का ही है। उसके बाद आती है संस्कृत टीकाएं। संस्कृत टीकाएं इसकी कैसे हैं? देखो, इसके दो पार्ट हो गए ना, एक भाव प्रकाश संहिता, एक भाव प्रकाश निघंटु। तो संहिताओं पे दो आचार्यों ने जो है टीका की है। पहली तो है राधा कृष्ण कृत सर्व निघंटु सर्वस्व टीका, सर्व निघंटु सर्वस्व टीका। और जयदेव ने क्या किया? सद् वैद्य सिद्धांत रत्नाकर, जयदेव कृत सद् वैद्य सिद्धांत रत्नाकर। और निघंटु भाग पे किसने किया? शिव शर्मा कृत शिव प्रकाशिका टीका। ठीक है, संहिता पे तो एक तो राधा कृष्ण ने की है, एक जयदेव कृत ने की है। ठीक है, जयदेव ने की है। जो राधा कृष्ण है तो राधा कृष्ण को हम सर्वस्व ऐसे याद रखेंगे, सर्वस्व। और जयदेव ने सद्वैद्य के बारे में बताया, तो सद्वैद्य सिद्धांत रत्नाकर। और भाव प्रकाश निघंटु पे तुम्हें पता है ये शिवदास है, तो शिव शर्मा ने कौन सी? शिव प्रकाशिका टीका की। तो यहाँ पे लिख लेंगे यही लिखा है हिंदी में भी। प्रथम टीका के टीकाकार का नाम वर्णित नहीं है। संभवतः यह टीका स्वयं भाव मिश्र ने ही भाव प्रकाश पे की है। जो द्वितीय टीका है वो क्या है? सद्वैद्य सिद्धांत रत्नाकर, जो जय कृष्ण के पुत्र जयदेव ने काश्मीर नरेश महाराजा रणवीर सिंह के आदेश पर लिखा था। ठीक है, कश्मीर के नरेश है ना महाराजा रणवीर सिंह, उनके आदेश पे लिखा। इतना हो गया। अब विषय वस्तु, जो भाव प्रकाश है वो 3 खंडों में विभाजित है, पूर्व, मध्य और उत्तर। ठीक है, यहीं पे टेबल बनाएंगे कि 3 खंड बना लिए ना, पूर्व, मध्य और उत्तर। जो पूर्व खंड है उसमें कितने हैं? 6 अध्याय हैं। ठीक है, और जो पूर्व के ही 2 आगे पार्ट्स हो जाते हैं, एक प्रथम भाग एक द्वितीय भाग। जो प्रथम भाग है उसमें 6 अध्याय हैं और जो द्वितीय भाग है उसमें 1 ही अध्याय है। ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो है वो निघंटु भाग आता है जिसमें 23 वर्ग हैं। ठीक है, अब ये जो पूर्व खंड का प्रथम भाग था जिसमें 6 अध्याय हैं, वो कौन कौन से? आयुर्वेद अवतरण, सृष्टि प्रकरण, गर्भ प्रकरण, बाल प्रकरण, दिन ऋतुचर्या प्रकरण और मिश्र प्रकरण। ठीक है, और जो द्वितीय भाग है उसका, उसमें कितना? 1 अध्याय था। तो उस 1 अध्याय में मान, परिभाषा, भैषज्य, धातुओं का शोधन, मारण, स्नेह विधि, पंचकर्मा विधि, धूमपान विधि और रोग परीक्षा प्रकरण बताया। और इन दोनों भागों के बीच में निघंटु भाग आता है जिसमें कितने हैं? 23 वर्ग हैं। ठीक है, पूर्व खंड हो गया। अब मध्य खंड में 71 चैप्टर्स आते हैं। तो 71 चैप्टर्स कैसे विभाजित है? प्रथम भाग मतलब 1 से लेके 4 चैप्टर किसके हैं? ज्वर से लेके गृहिणी, ये हो गया प्रथम भाग। ठीक है, मध्यम भाग में भी 4 भाग आ जाते हैं। तो पहले भाग में 4 चैप्टर हैं, ज्वर से लेके गृहिणी।
दूसरे भाग में 5 से 29 अर्श से वात रक्त। फिर तीसरे वाले में क्या है, कितने 30 से लेके 48 शूल से भग्न, और चतुर्थ वाले में नाड़ी व्रण से बाल रोग 49 to 70। ठीक है। फिर आता है उत्तरखंड। उत्तरखंड में 2 ही चैप्टर हैं, 72 और 73। 72 वाजीकरण और 73 रसायन। चरक में हम ऐसे ही पहले उल्टा पढ़ते हैं कि पहले रसायन है फिर वाजीकरण, लेकिन सुश्रुत और भाव प्रकाश में सीक्वेंस ऐसे ही है। ठीक है, हो गया। पूर्व, मध्य और उत्तर। पूर्व के अंदर 6 जो हैं वो हमारे अध्याय हैं, और उत्तर वाले में 1 ही अध्याय है। 6 अध्याय वो सृष्टि, आयुर्वेद, अवतरण ये सब है, और उधर वाले में भैषज्य, पंचकर्म, स्नेहपान, और इन दोनों के बीच में निघंटु भाग है जिसमें 23 वर्ग हैं। ठीक है। उसके बाद आता है मध्यम वाला। मध्यम वालों में 4 भाग हैं। ठीक है, 1 से 4, 5 से 29, 29 से 48 और फिर 49 से 71। ठीक है। उत्तर खंड में 2 है, 72 और 73 वाजीकरण और रसायन। ठीक है। तो टोटल चैप्टर वैसे तो 73 भी बोलते हैं और 80 भी, तो दोनों ही आंसर सही जाएंगे, 72 भी और 80 भी। और इसमें टोटल श्लोक कितने हैं, 10,268। ठीक है, 10,268 इसमें पूरे श्लोक है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे, ये पेज हो गया, क्या क्या था इसमें। लेखक इसके कौन है, भाव मिश्र, पुत्र ऑफ श्री लटकन मिश्र। ठीक है। अब इन्होंने ग्रंथ के निर्माण के लिए तो षाडंगर संहिता का अनुसरण किया, और निघंटु के लिए मदनपाल का अनुसरण कर लिया। उसके बाद इसकी अन्य रचनाएं गुण रत्नमाला होगी, माधव निदान टिप्पणी और वैद्य निघंटु। अब इसमें क्वेश्चन क्या था कि पर्याय रत्नमाला किसकी है, वो है माधव निदान पे। अब भाव प्रकाश संहिता पे 2 टीका थी, पहली तो राधा कृष्ण कृत सर्वस्व टीका, और जयदेव कृत, जो जयदेव थी उन्होंने कौन सी लिखी, सद्वैद्य सिद्धांत रत्नाकर। और निघंटु भाग पे शिव शर्मा कृत शिव प्रकाशिका टीका है। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद हमने ये तो पढ़ ही लिया, पूर्व, मध्य और उत्तरखंड। पूर्व खंड में 2 भाग हो जाते हैं, 6 और 1 करके। मध्यम वाले में 4 भाग हो जाते हैं, और उत्तर वाले में 2 ही चैप्टर हैं, 72 और 73। ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं। उसके बाद देखो विषय विभाग। पूर्व खंड में आयुर्वेद, अवतरण, मान प्रकरण, पंचकर्म, लोक, सृष्टि, गर्भोत्पत्ति, ये वैसे मैंने तुम्हें बता दिया है ना कि ये सब बताया है पूर्व वाले खंड में। मध्यम वाले में चिकित्सा प्रकरण, दान, संप्राप्ति। और हमारा उत्तरखंड में किसका है, रसायन और वाजीकरण का। यहाँ रसायन वाजीकरण लिखा है तो वाजीकरण और रसायन कर लो। उसके बाद आती है हिंदी टीकाएँ। लालचंद वैद्य, दत्ताराम चौबे एवं पंडित शिव शर्मा आदि विद्वानों ने भाव प्रकाश पे क्या लिखी है, टीकाएँ लिखी हैं। उसके बाद आता है भाव प्रकाश का योगदान। भाव प्रकाश का योगदान में देखो समर्थक ये किसके हैं, सुश्रुत के। ठीक है। अब इनके बारे में पॉइंट्स हैं, देखो कैसे। भाव मिश्र ने केदारी कुल्य न्याय का वर्णन किया। किसका किया है, केदारी कुल्य न्याय। ठीक है। भाव प्रकाश ने देखो द्रव्य गुण वगैरह ना, तो ये क्या लगाते थे, केदारी लगाई हुई थी इन्होंने। ठीक है, तो केदारी कुल्य न्याय का वर्णन भाव प्रकाश ने किया। उसके बाद आता है क्षीर दधि न्याय। क्षीर दधि न्याय का किसने, दृढ़ ने। जो हमारी दधि है वो कैसी होगी, दृढ़, तो दृढ़ बल ने। एक काल धातु पोषण न्याय, एक काल धातु पोषण किसने, अरुण ने बताया, तो अरुण दत्त हो गया। ठीक है। उसके बाद आर्तव को अष्टम धातु माना, एवं इसकी उत्पत्ति इसने किससे मानी है, रक्त से। ठीक है। आर्तव को कौन सी धातु माना है, अष्टम धातु, और इसकी उत्पत्ति किसे, रक्त से मानी है। ठीक है। उसके बाद देखो आगे, ओज को अग्नि और सौम्य दोनों बताया। आग्नेय और सौम्य दोनों होता है ओज, इन्होंने बोला। उसके बाद ओज की मात्रा जो है वो अष्ट बिंदु बताई। शुद्ध रक्त एवं पुरुष एवं विशेष रूप से जीवन की स्थिति मानी। मतलब इन्होंने किस किस में जीवन की स्थिति मानी है, शुक्र में, रक्त में और पुरुष में। इसलिए इन्होंने क्या बोला भी है कि इनकी विशेष रक्षा करनी चाहिए। उसके बाद है सूती का काल जो है उन्होंने 1.5 महीने का माना। सूती का काल कितना, 1.5 महीने का। अष्टवर्ग का विस्तृत वर्णन करते हुए एवं उसके प्रतिनिधि द्रव्य का भी वर्णन किया है। ठीक है। और अष्टवर्ग को इन्होंने क्या बोला है कि राजाओं के लिए भी दुर्लभ है। ठीक है। उसके बाद है त्रिविध परीक्षा, दर्शन, स्पर्शन, प्रश्न और चतुर्विध परीक्षा। नाड़ी, नेत्र नाड़ी,
मल और मूत्र और जीवा, ठीक है, इनके बारे में बताया। और अष्टविध किसने बताई थी? योग रत्नाकर ने, ठीक है। उसके बाद आता है स्त्री में आर्तव चक्र प्रारंभ होने की वय क्या मानी है? 12 वर्ष मानी है, ठीक है। मेनार्की का टाइम इन्होंने कितना माना है? 12 वर्ष। और ऋतु काल जो है इन्होंने कितना माना है? 16 दिन का। चरक और सुश्रुत ने 12 दिन का माना है, ठीक है। उसके बाद है वात व्याधि के सामान्य पित्तज व्याधि एवं कफज व्याधियों का स्वतंत्र रूप से वर्णन किया। जैसे चरक ने वात व्याधि अलग से अध्याय बताया ना, इन्होंने पित्तज व्याधि और कफज व्याधि का भी उल्लेख किया। उसके बाद है षड्विध आहार का वर्णन किया इन्होंने, ठीक है। फिर उसके बाद है कुछ प्रमुख योग जैसे कर्पूर आसव, श्री गोपाल तेल, अहिफेन आसव हो गया, मृत संजीवनी सूरा होगी, मदन मंजरी वटी, वानरी वटी, आकार कर्भ आदि वटी, कामेश्वर मोदक का वर्णन मिलता है, ठीक है। इतना हो गया। एक बारी फिर से रिवाइज करते इतने कोई। भाप मिश्र ने क्या बोला है कि दारीकुल्य न्याय, शिवदत्ति न्याय, दृढ़बल ने और अरुण दत्त ने एक काल धातु पोषक न्याय, ठीक है। आर्तव को क्या बोला है? अष्टम धातु बोला है और इसकी उत्पत्ति रक्त से बोली। ओज को क्या बोला? आग्नेय और सौम्य दोनों बोला है। और ओज की मात्रा जो है वो कितनी बताई है? अष्ट बिंदु बताई है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला इन्होंने? शुक्र, रक्त और पुरुष इनमें जीवन की स्थिति बताई है, ठीक है। सूती का काल कितने का? 1.5 मास का हो गया। अष्टवर्ग का विस्तृत वर्णन करते हुए उनके प्रतिनिधि द्रव्यों का भी वर्णन किया इन्होंने, ठीक है। अष्टवर्ग का तो किया है, साथ में उनके प्रतिनिधि द्रव्यों का भी। त्रिविध परीक्षा और चतुर्विध परीक्षा का बताया वर्णन। स्त्री में आर्तव का जो मतलब में नारकी है वो कितनी बताई? 12 वर्ष का से शुरू हो जाएगा। और ऋतुकाल कितना? 16 दिन का। चरक और सुश्रुत ने 12 दिन का बोला है। वात व्याधि के समान ही पित्तज व्याधि और कफज व्याधियों का भी स्वतंत्र रूप से इन्होंने वर्णन किया। उसके बाद आता है षड्विध आहार का वर्णन किया था। और ये सारी गुट्टिकाएँ, ये मतलब योग थे इनके। अब आगे देखो क्या है। स्त्री की योनि में 3 नाड़ियों की स्थिति बताई है, समीरणा, गौरी नाड़ी और चांद्रमासी नाड़ी। इस पर वीर्यपात जो होता है वो निष्फल होता है। समीर का ऐसे याद कर लो, समीर का जो वीर्य है वो क्या है? निष्फल है। तो समीरणा नाड़ी पर वीर्यपात जो होगा वो निष्फल होगा। उसके बाद आती है गौरी नाड़ी। गौरी नाड़ी में क्या है? इस पर वीर्यपात से पुत्र की उत्पत्ति होती है। गौरी, गौरी क्या? पार्वती, पार्वती जी के पुत्र थे, तो इस पर वीर्यपात से क्या होगी? पुत्र की उत्पत्ति। और चांद्रमासी नाड़ी पर कन्या की उत्पत्ति हुई, ठीक है। उसके बाद है औद्भिद द्रव्यों के 5 भेद हैं, वनस्पति, वानस्पति, शुपवल्ली और औषध, ठीक है। ये हो गया। कौन कौन से योग थे? कर्पूरासव, श्री गोपाल तेल, अहिफेनासव, मृत संजीवनी सुरा, मदन मंजरी वटी, वानरी वटी, आकार कर्भ आदि योग और कामेश्वर मोदक, की सारे भाव प्रकाश की हैं। स्त्री की योनि में 3 नाड़ियों की स्थिति बताई। कौन कौन सी? समीरणा नाड़ी, गौरी नाड़ी और चांद्रमासी नाड़ी, ठीक है। और औद्भिद द्रव्यों के 5 भेद इन्होंने किए, वनस्पति, वानस्पत्य, शुपवल्ली और औषध। अब इन 2 पेजों में से मैं मतलब क्वेश्चन पूछूंगी, आप अपने मतलब आंसर्स खुद बताना ना, ऐसे कोशिश करना कि आप बता पाओ। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है भाव प्रकाश के जो है वो लेखक कौन है? भाव प्रकाश के लेखक कौन है? तो कौन थे? भाव मिश्र थे, ठीक है। इसमें टोटल चैप्टर्स कितने हैं? 73 और 80। टोटल श्लोक कितने हैं? 10,268, ठीक है। भाव प्रकाश ने घंटू पे किसने टीका लिखी? शिव शर्मा कृत ने। शिव शर्मा ने कौन सी लिखी? सॉरी, शिव प्रकाशिका, ठीक है। और बताओ इनके पिता का नाम? लटकन मिश्र, है ना। और चांद्रमासी नाड़ी पे वीर्यपात करने पर क्या उत्पन्न होगा? पुत्री। ऋतुकाल कितना बताया है? 16 दिन का, ठीक है। ओज को क्या बोला है? आग्नेय और सौम्य दोनों, ठीक है। और शीर्षदधि न्याय किसने दिया है? दृढ़बल ने। हो गया इतना। उसके बाद आता है आगे हमारा सोम रोग। सोम रोग में क्या है? देखो, स्त्री शरीरस्थ जलीय धातु। सोम किसको बोलते हैं? शरीर, स्त्री की जो शरीर में जल धातु है उसको क्या बोलते हैं? सोम बोलते हैं। नेक्स्ट पेज पे देखते हैं, सोम रोग के निदान देखेंगे। क्या निदान है? अति मैथुन, शोक, भय, चिंता, अभिचार एवं गर्विश का प्रयोग करना, इसके क्या होंगे? निदान। गर्विश का प्रयोग, अभिचार, चिंता,
शोक, भय और अतिमैथुन। अब इसके लक्षण क्या हैं? लक्षण में लिखा है, देखो, मूत्र मार्ग से निरंतर प्रसन्न, निर्मल, शीतल, गंध रहित एवं पीड़ा से रहित अत्यधिक मात्रा में स्राव होता है। तो क्या लिखा है? प्रसन्न, विसल शीता, विसल हो गया निर्मल, ठीक है, शीतल, निर्रुजा मतलब रुजा रहित, सीता स्रवंती, सीता मतलब पानी की तरह स्राव होगा, ठीक है, च अतिमात्रा, अति मात्रा में होगा, ठीक है। फिर लिखा है भक्ष्यर भोज्येष्ठ पेयश्च न तृप्ति लभते सदा, मतलब खा के, भोजन खा के यहाँ पानी पी के भी कोई तृप्ति नहीं होती, ठीक है। उसके बाद देखो आगे, भेद षाढ़ंगधर ने इसका एक ही बोला। उसके बाद इसकी बोला है स्राव की अति प्रवृत्ति होने पर सोम रोग को इन्होंने मूत्र अतिसार संज्ञा दी है, ठीक है। चिकित्सा क्या है इसकी कि ये सुख साध्य रोग है। चिकित्सा योग कौन कौन से? बृहत सोमनाथ रस, हेमनाथ रस, स्वर्णवंग, स्वर्णवंग याद रखना, और कदल्य आदि घृत मतलब कच्चा केला सेवन एवं नंगे सिर एवं पाँव पैदल चलना, ठीक है। ये हो गया हमारा सोमरोग। सोमरोग क्या था? सबसे पहले स्त्री शरीरस्थ जलीय धातु है। निदान इसके थे अतिमैथुन, शोक, भय, अभिचार एवं गर्विश का प्रयोग करना। लक्षण क्या क्या थे? प्रसन्ना, विसल, शीतला, निर्गंधा, निरुजा, सीता स्रवंती, च अतिमात्र, भक्ष्येर भोज्यश्च पेयश्च न तृप्ति लभते सदा, ठीक है। फिर इसकी अति प्रवृत्ति होने पर सोम रोग को ही मूत्र अतिसार संज्ञा दे दी। चिकित्सा क्या है इसकी? सुख साध्य रोग है। बृहत सोमनाथ रस, हेमनाथ रस, स्वर्णवंग, कदल्य आदि घृत या फिर कच्चा केला और नंगे सिर और पैदल पाँव चलना, ठीक है। आगे है भाव प्रकाश ने कषाय द्रव्य में किसको श्रेष्ठ बोला है? मधु को श्रेष्ठ बोला है, ठीक है। अब भाव प्रकाश की टीका, भाव प्रकाश की एक और टीका मैंने पहले लिखा दी, श्री रणवीर सिंह, देव अवलोकन, सद्वैद्य सिद्धांत रत्नाकर, ठीक है। उसके बाद देखो क्या है भाव प्रकाश का वैशिष्ट है। अब इसमें हरितकी के 7 भेद बोले हैं इन्होंने। कौन कौन सी? विद्या, रोहिणी, पूतना, अमृता, अभ्या, जीवंती और चेतकी, ठीक है। अब इसमें से क्वेश्चन कैसे आएगा कि विद्या का आकार क्या है और ये क्या करती है, ठीक है। तो हमने कैसे याद रखना है? देखो सबसे पहले है विद्या, ठीक है। कैसा आकार है? अलाभुवृत, और उपयोग किस में है? सर्वरोगनुत। तो विजय हमें कौन दिलाएंगे? अब्बू दिलाएंगे। तो अब्बू और किस पर विजय दिलाएंगे? सभी रोगों पर, ठीक है। तो विजय कौन दिला रहा है? अब्बू, सर्वरोगनुत। उसके बाद आती है रोहिणी। तो रोहिणी का क्या? वृत्ताकार और व्रण का रोहन करेगी। अब रोहिणी क्या है? गोल है, ठीक है। तो मतलब रोहन जो है वो गोल और क्या करेगा? व्रण का रोहन हो गया। उसके बाद आती है पूतना। पूतना से हमें क्या दिखता है? भूतनी टाइप्स, है ना। तो इसकी आकृति क्या है? सूक्ष्म है और क्या करेगी? प्रलेप, लेप लगा के जाएगी भूतनी। उसके बाद आती है अमृता। अमृता कैसी है? मोटी है, तो मांसल और शोधनार्थ प्रयुक्त होगी, ठीक है। विद्या क्या थी? अलाभुवृत्त और सर्वरोगनुत। रोहिणी, रोहिणी क्या कर रही थी? व्रण का रोहन कर रही थी और कैसी थी? वृत्ताकार। पूतना क्या है? सूक्ष्म और क्या कर रही थी? प्रलेप। अमृता, अमृता क्या है? मांसल है और शोधन अर्थ प्रयोग करेंगे। उसके बाद आती है अभ्या। अभ्या में क्या है? पंचरेखी। हमें 5 लोग लेके जाने क्योंकि हमें डर लग रहा है, ठीक है। किससे? अक्षी रोगों से। उसके बाद आता है जीवंती। जीवंती कैसी है? स्वर्ण के समान। और सर्वरोगनुत। सर्वरोगनुत पहले कौन सी? विद्या भी थी। उसके बाद आती है चेतकी। चेतक, चेतक पर कितनी है? 3 वर्ड है ना, चेतक, तो त्रिरेखा, और ये करेगी चूर्ण रूप में होती है। और चेतकी के 2 वेद होते हैं, शुक्ल और कृष्ण। शुक्ल जो होती है वो 6 अंगुल लंबी और कृष्ण वाली 1 अंगुल लंबी, ठीक है। तो विद्या, अलाभुवृत्ता, सर्वरोगनुत, रोहिणी वृत्ताकार और व्रण का रोहन करेगी। पूतना जो है वो सूक्ष्म और प्रलेप करेगी। अमृता मांसल और शोधनार्थ। अभ्या पंचरेखी अक्षिरोगनुत। जीवंती स्वर्णवर्णी सर्वरोगनुत। चेतकी जो होगी त्रिरेखा और चूर्ण रूप में, ठीक है। उसके बाद आता है चेतकी के शब्द को छोड़कर शेष चारों शब्द स्पर्श रूप रस गंध विषय रेचक होते हैं। मतलब चेतकी जो है उसका स्पर्श करने पर भी रेचन हो जाएगा, उसको देखकर भी
उसके रस को लेकर, उसकी गंध से, सभी से रेचक होता है एक्सेप्ट शब्द गुण को छोड़ के, ठीक है। उसके बाद है सुकुमार प्रकृति पुरुषों हेतु चेत की जो है पथ्य है, ठीक है। जो सुकुमार है जिनसे खाया जाता तो वो देख लें, तो चेत की क्या हो जाएगी, रेचक। फिर लिखा है सभी हरितकियों में प्रधान कौन सी है, विद्या, विद्या प्रधान है और चेतकी कौन क्या है, सुकुमार के लिए पथ्य है। अब हरितकी में रहने वाले रसों का स्थान बताया इन्होंने, इसको हम डायग्राम से याद करेंगे, ठीक है। मधुर अम्ल लवण कट्टू तिक्त कषाय है ना, मधुर अम्ल लवण तो है ही नहीं इसमें, तो मधुर अम्ल कटु तिक्त और कषाय, ठीक है। तो सबसे पहले क्या आई, मिंगी, ठीक है। मिंगी में क्या है, मधुर रस, ठीक है। मिंगी के बाद क्या है, रेशा, तो अम्ल रस। उसके बाद क्या आता है, छिलका, छिलके में क्या हो गया, कटु रस, और वृंत में क्या है, तिक्त रस, और गुठली में क्या है, कषाय रस, ठीक है। ऐसे याद रखना है कि मिंगी जो है बाहर लगी हुई है, मतलब हरित की उस पर से छोटे छोटे डॉट्स हैं, तो उनको क्या बोल रहे हैं, मिंगी, ठीक है। तो उसमें हो गया मधुर, ठीक है। उसके बाद रेशा, मतलब ऐसे लाइंस भी लगी होती हैं, तो वो क्या है, अम्ल रस हो गया, ठीक है। उसके बाद रेशे के बाद क्या आएगा, छिलका आएगा, तो छिलके में कटु रस, फिर अंदर वृंत, वृंत में क्या होएगा, तिक्त, और अंदर सबसे अंदर क्या होती है, गुठली, तो कषाय रस, ठीक है। लवण इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये भी याद हो गया हमें कि हरितकी में लवण नहीं है। उसके बाद है आगे, भोजन के साथ हरितकी का सेवन करना हो तो वो क्या करेगा, बुद्धि बल और इंद्रिय बलप्रद मानी गई है। इन्होंने भोजन के साथ की और भोजन के बाद की तो त्रिदोष शामक होगी, ठीक है। और हरितकी सेवन के अयोग्य कौन है, रुक्ष कृष और गर्भिणी। रुक्ष कृष गर्भिणी तो क्या, रक्त मोक्षण वाले व्यक्ति को भी हमने हरितकी सेवन नहीं करानी, ठीक है। होगी, ये तो हरितकी की जातियाँ होगी, ठीक है। और ये इसका ये देखते हैं दोबारा क्या क्या था, रस कहाँ कहाँ है। सबसे पहले है मींगनी, उसमें मधुर, फिर क्या है रेशे, तो मधुर अम्ल, फिर उसके बाद कटु कहाँ पे है, छिलके में, ठीक है। तिक्त हो गया हमारा उसके वृंत में, और कषाय जो है उसकी गुठली में हो गया, ठीक है। उसके बाद है भोजन के साथ हरितकी का सेवन बुद्धि बल इंद्रिय प्रद माना गया, और भोजन के बाद हरितकी का सेवन क्या माना है, त्रिदोष शामक बोला, ठीक है। हरितकी सेवन के अयोग्य कौन है, बालक हो गया, रुक्ष कृष गर्भिणी और रक्तमोक्षी, ठीक है। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज, आगे देखते हैं। लवणेन कफम हंति पित्तम हंति स शर्करा घृतेन वातजान रोगान सर्व रोगान गुणान्वितान। मतलब इन्होंने क्या बोला कि अगर आप हरितकी को लवण के साथ खाओगे तो कफहर है, शर्करा के साथ खाओगे तो पित्तहर है, और घृत के साथ खाओगे तो वातहर है, ठीक है। लवण और घृत में कन्फ्यूज़न हो सकती है, तो हरितकी को अगर लवण के साथ खाया तो क्या होगा, कफ को हरेगा, ठीक है। शर्करा के साथ पित्तहर और घृत के साथ है वातहर, और अगर गुड़ के साथ खाया तो सर्वरोगान, मतलब सर्वरोग नाशक हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद है हरितकी के कल्पना अनुसार गुण धर्म क्या है, लिखा है चर्विता वर्धत्य अग्नि पेशिता मलशोधिनी स्विन्ना संग्रहणी पथ्याभृष्टा प्रोक्ता त्रिदोषनुत। मतलब चबाकर खाने पर क्या होगी, अग्निवर्धक होगी। चर्विता मतलब चबाकर खाने पर, अत्य अग्निवर्धक मतलब अग्निवर्धक होगी। चबा चबा खाएंगे तो क्या हीट प्रोड्यूस होती है, तो अग्निवर्धक होगी। फिर लिखा है पेशिता, पेशिता मतलब पीस के हमारे मल का शोधन कर देगी बिल्कुल, ठीक है, हमारे मल को पीस देगी। उसके बाद आती है स्विन्ना संग्रहणी, स्विन्ना मतलब होगी स्विन करके खाएंगे अगर हम तो ग्राही होती है, ठीक है, स्विन करके खाएंगे तो ग्राही। फिर लिखा है भ्रिष्टा मतलब भून के खाएंगे तो त्रिदोष नुत मतलब तीनों दोषों का नाश करेगी। चर्विता अग्निवर्धक होगी, पेशिता जो है मल शोधनी, जब अगर स्विन करके खाएंगे, स्विन मतलब उबाल के है ना, उसको खाएंगे तो ग्राही, ठीक है, और भ्रिष्टा जो होगी त्रिदोष नुत हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आई ऋतु हरितकी, ऋतु हरितकी का वर्णन भी महाप्रकाश ने किया है, तो इसमें ऋतु के अनुसार यहाँ पे सीक्वेंस से लिखना है ना, तो लिख लेना शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद हेमंत। तो इसको हम कैसे याद करेंगे,
PM गुल शर्करा और शुंठी। PM गुल शर्करा शुंठी। P से क्या हो गया, मतलब शिशिर ऋतु में पिपली सेवन। बसंत में क्या हो गया, M से मधु सेवन, ठीक है। और ग्रीष्म में गुड़ सेवन। L में लवण, ठीक है, मतलब जो हमारी हरित की वो लवण के साथ खानी है। और शरद ऋतु में किसके साथ, शर्करा के साथ। और हेमंत में किसके साथ, शुंठी के साथ, ठीक है। समझ आया, PM गुल शर्करा और शुंठी। शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत, ठीक है। उसके बाद देखो आगे क्या बताया है। वर्ण के अनुसार गर्भ धारण करने का समय, नीचे ही थोड़ा सा लिखा है ना, वर्ण के अनुसार गर्भ धारण का समय बताया है इन्होंने। उसके बाद हम रिवाइज करते हैं इसी पेज को। हरितकी को लवण के साथ किया तो कफ हर होगी, शर्करा के साथ तो पित्त हर, और घृत के साथ किया तो वात हर, और सभी रोगों में मतलब गुड़ के साथ किया तो सर्व रोग मुक्त हो जाएगी। उसके बाद आती है अगर चबा के खाई तो अग्निवर्धक, ठीक है। और अगर पीस के खाई तो मल शोधनी, और अगर स्वेन करके खाई तो ग्राही, और भ्रिष्ट करके खाई तो सर्वरोग मुक्त। फिर उसके बाद ऋतु हरित की आई थी शिशिर वसंत ग्रीष्म वर्षा शरद और हेमंत। PM गुल शर्करा और शुंठी, ठीक है। वर्ण के अनुसार इन्होंने गर्भ धारण करने का समय भी बताया, ठीक है। ब्राह्मणी को 12 रात्रि तक, क्षत्रिय को 10 रात्रि तक, वैश्य 8 रात्रि तक और शूद्र 6 रात्रि तक। बस इसको रीड ही करना था। अब आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज। नाभि से एक बित्ता ऊपर से लेकर कंठ स्थान से 6 अंगुल नीचे तक उरस्थल माना गया। मतलब नाभि से तो एक बित्ता ऊपर और कंठ से 6 अंगुल नीचे, जो क्या माना है, उरस्थल माना है। उसके बाद धातुओं में महाभूत प्रधान ने बताया है। देखो कैसे, रस रक्त मांस में दस्ती मज्जा और शुक्र, है ना, ऐसे ही होता है। तो देखो क्या है, रस कैसा, जल होगा, ठीक है, पता लग रहा है। रक्त में अग्नि होगी, ठीक है। मांस में पृथ्वी, क्योंकि मांस भारी पृथ्वी भारी, ठीक है। उसके बाद यहाँ अस्थि लिखा है, इसको काट के मेद करना। मेद में क्या है, पृथ्वी और जल, JP याद रखना मेद में, ठीक है। और अस्थि में VAP याद रखना है, वायु अग्नि और पृथ्वी, ठीक है, VAP। उसके बाद मज्जा और शुक्र दोनों में ही जो हो जाएगा हमारा जल होगा, ठीक है। मूत्र में अग्नि, रक्त में भी अग्नि थी, और आर्तव में तो पहले ही हमने पढ़ा कि पृथ्वी और अग्नि, सोम और आग्नेय दोनों होते हैं, ठीक है। उसके बाद क्षीर में क्या होएगा, जल होगा, ठीक है। रस में जल, रक्त में अग्नि, मांस में पृथ्वी, मेद में PJ और अस्थि में VAP। मज्जा और शुक्र में जल हो गया या सोम हो गया, मूत्र में अग्नि और आर्तव में पृथ्वी और अग्नि, ठीक है। उसके बाद आगे क्या है, 4 मास तक प्रसूता संबंधित नियम पालन का निर्देश किया गया है। अन्नप्राशन काल 6ठे या 8वें मास में बोला है, ठीक है। उसके बाद स्त्री वय विभाजन देखो बोला इन्होंने, 16 वर्ष तक क्या बोली, बाला। फिर 32 में क्या, तरुणी। 50 तक प्रौढ़ा। फिर 50 से अधिक हो जाएगी वृद्धा, ठीक है। तो क्या हुई, बाला वाली क्या हुई, 16 वर्ष तक हो गई, ठीक है। फिर उसके बाद बाला के बाद क्या आई, हमारी तरुणी, जो क्या है 32 वर्ष तक। 50 वर्ष वाली प्रौढ़ा, और 50 के बाद वाली क्या होगी, वृद्धा। यहीं पे लिखेंगे कि मतलब किस समय, मतलब इनमें मैथुन किस समय करना है। जो 16 वर्ष की है ना बाला, उससे किस में करना है, ग्रीष्म और शरद में, ठीक है। ग्रीष्म और शरद में, मतलब एक्सट्रीम गर्मी और एक्सट्रीम ठंड में बाला के साथ। फिर तरुणी में शीतकाल में, और जो प्रौढ़ है उसमें वसंत और वर्षा में, VV में, ठीक है। VV में प्रौढ़ा के साथ करना है, ठीक है। अब होगा क्या क्या, अगर आप बाला के साथ ग्रीष्म और शरद में कर रहे हो मैथुन, तो क्या होगा, बल की वृद्धि होगी, ठीक है। तरुणी से क्या होगा, शक्ति का ह्रास, और प्रौढ़ा जो है वो वृद्धावस्था में उत्तम। इसी के आगे लिख लेना, ठीक है सारा। 16 वर्ष में क्या कब करना है, ग्रीष्म और शरद। 32 में शीतकाल, और 50 से अधिक वाले में वसंत और वर्षा में कर लेना है, ठीक है। उसके बाद आता है ताज़ा मांस, नूतन अन्न, बाला स्त्री, क्षीर भोजन, घृत, उष्णोदक स्नान। ये 6 वस्तुएं सद्य प्राणकर मानी गई हैं।
अब इसको हमने कैसे याद करना है, इस कहानी से याद करेंगे कि बाला स्त्री के साथ नहाना है और अन्न और मांस तो खाना है और घृत और क्षीर पीना है। ठीक है, तो बाला स्त्री होगी। अब नहाना है तो उष्णोदक स्नान हो गया। मैंने क्या बताया था, अन्न खाना है तो अन्न हो गया। ठीक है, और मांस खाना है तो मांस हो गया। पीना क्या क्या था, घृत और दूध, तो क्षीर हो गया। ठीक है, तो ये 6 वस्तुएं जो हैं वो क्या है, सद्य प्राण कर। अब सद्य प्राण हर क्या है, अब यही कहानी है लेकिन इसमें क्या कर देना, चेंज करना है। अगर हम वृद्धा के साथ मैथुन कर रहे हैं और सो रहे हैं, ठीक है, तो वृद्धा से क्या होगी, वृद्ध स्त्री। मैथुन कर रहे हैं तो प्रभाते मैथुन और प्रभाते निद्रा। ठीक है, और हम मांस तो खा रहे थे लेकिन पूती मांस खा रहे हैं। ठीक है, तो पूती मांस हो गया। और हम कैसी पूती मांस, और अब मतलब पहले तो हम अच्छी चीज़ें खा रहे थे, अब इसके साथ हम पूती मांस और तरुण दही खा रहे हैं। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा याद करना है इसमें, बालार्क मतलब जिस व्यक्ति की का सूर्य जो है वो कन्या राशि में स्थित होता है, तो वो भी सद्य प्राण हर होती है। ठीक है, वृद्धा के साथ शाम को मैथुन और नींद ली, उसके बाद खाया क्या, पूती मांस और तरुण दही। ठीक है, घृत और क्षीर नहीं पिया, तरुण दही खा ली, और एक हमने याद करना है बालार्क। ठीक है, तो ये सद्य प्राण कर और सद्य प्राण हर वस्तु होगी। उसके बाद लिखा है कि मैथुन कब कब करना, लिखा है हेमंत में वाजीकरण, औषध के पश्चात। ठीक है, पहले हमारा ये आता है ना, फर्स्ट वाली कौन सी हुई, शिशिर फर्स्ट और एक लास्ट, तो इनमें वाजीकरण, औषध और इच्छा अनुसार करना है। ठीक है, फिर उसके बाद आती है वसंत, मतलब बीच वाली, तो वसंत और शरद, इसमें एक्सट्रीम ठंड और एक्सट्रीम मतलब गर्मी वाली होगी, सॉरी वसंत और शरद होगी। ठीक है, तो इसमें 3-3 दिन पर, और ग्रीष्म और वर्षा जो अंदर वाली उसमें 15-15 दिन पे मैथुन करना है। ठीक है, उसके बाद देखो आगे क्या लिखा है, सूर्योदय के आसन समय में 8 प्रसरित जल। सूर्योदय जब होता है तो हमने कितना जल पीना है, 8 प्रसरित, जिससे मनुष्य क्या होगा, 100 वर्ष तक जीवित रहेगा। और नासिका से जल पीने का प्रमाण कितना है, 3 प्रसरित। ठीक है, जो व्यक्ति प्रातःकाल नित्य नासिका से जल का पान करता है, उसकी जो नेत्रों की शक्ति भी है ना, वो गरुड़ के समान, और वलित और पलित रोग से वो मुक्त हो जाता है। ठीक है, और नासिका से जल का प्रमाण कितना है, 3 प्रसरित। ठीक है, तो क्या क्या पढ़ा हमने, नाभि से 1 बित्ता ऊपर, कंठ स्थल से 6 अंगुल नीचे उदर स्थल माना है। फिर हमने धातु का महाभूत के साथ पढ़ा, तो मेद में पीजे और अस्थि में वीएपी याद रखना है हमने। उसके बाद 4 मास तक प्रसूता जो है वो नियम का पालन करेगी। अनप्राशन काल जो है वो 6ठे और 8वें महीने में बोला। स्त्री वय विभाजन 16 वर्ष तक बाला, 32 तक तरुणी, फिर 50 तक प्रौढ़ा, और फिर वृद्धा मानी है। ठीक है, फिर सद्य प्राण कर और सद्य प्राण हर वस्तु में बताई, और फिर क्या बताया, शिशिर और हेमंत में वाजीकरण, औषध और इच्छा के अनुसार, फिर वसंत और हमारी शरद में 3-3 दिन पर, और जो हमारी ग्रीष्म और वर्षा उसमें 15-15 दिन पर मैथुन बोला है भावप्रकाश ने। ठीक है, उसके बाद आगे देखते हैं, विभीतक को वीर्य में उष्ण और स्पर्श में शीत कहाँ गया है, ये तो सिंपल ही है। ठीक है, उष्ण वीर्य हिम स्पर्श। उसके बाद आगे देखो, द्वीपांतर वचा विशेष रूप से फिरंग नाशक मानी गई है, कौन सी, द्वीपांतर वचा। ठीक है, जिसको हम चोपचीनी भी कहते हैं। ठीक है, उसके बाद आगे आती है हरिद्रा। हरिद्रा के 4 भेद हैं, हरिद्रा, कर्पूर हरिद्रा, वन हरिद्रा और दारू हरिद्रा। तो कल्ली हरिद्रा क्या करेगी, त्वक दोष मेह नाशक, मतलब सिर्फ हमने स्किन पे लगानी है, प्रमेह नाशक होगी। फिर कर्पूर हरिद्रा मतलब क्या आ रही है, अच्छी स्मेल सी, तो कंडू नाशनी और पित्त ऋण मधुरा। ठीक है, उसके बाद वन हरिद्रा, वन में क्या होएगा, वातरक्त, तो वातरक्त का नाश कर दिया। ठीक है, वन में जाके चोट लग सकती है ना, तो वातरक्त नाशनी। फिर दारू हरिद्रा में क्या है, हरिद्रा के समान ही गुण है लेकिन विशेष रूप से दारू वाली क्या करेगी, कर्ण एवं नेत्र रोग नाशक है। ठीक है, उसके बाद आती है लहसुन सेवन काल में पथ्य क्या क्या है, मध्य मांस और अम्ल रस युक्त भक्ष्य। ठीक है, लहसुन सेवन में हमने क्या क्या खाना है, मध्य मांस और अम्ल रस खाना है। और लहसुन सेवन में अपथ्य क्या है, अति जलपान, व्यायाम, आतप, दूध एवं गुड़, ये सारे क्या हो जाएंगे, अपथ्य हो जाएंगे। ठीक है, पथ्य क्या क्या है,
मध्य मांस और अम्ल रस युक्त भक्ष्य। और अपथ्य क्या है? अति जलपान, व्यायाम, आतप, दूध और गुड़। दूध भी नहीं पीना, गुड़ भी नहीं खाना, व्यायाम और अति जलपान नहीं करना। ठीक है। प्याज को केवल वातनाशक बोला है इन्होंने। ठीक है। उसके बाद आते हैं इसके कस्तूरी के भेद। कस्तूरी, हमने कस्तूरी का काम है हमें, तो कस्तूरी क्या होगी? काम रूपी। फिर नेपाल में काम करना और कश्मीर में। ठीक है। तो कस्तूरी काम रूपी और नेपाली का और कश्मीरी। ठीक है। काम रूपी वाली क्या होगी? श्रेष्ठ होगी। उसके बाद आता है केसर। केसर कहाँ मिलता है? कश्मीर में, तो कश्मीर और बहालीक और पारसिक हो गया। ठीक है। कश्मीर, बहालीक और पारसिक, जो कश्मीरी है वो क्या है? श्रेष्ठ है। उसके बाद आगे देखो, शिग्रू का बीज श्वेत मरीच कहलाता है। शिग्रू का बीज क्या कहलाता है? श्वेत मरीच। और रक्त शिग्रू को मधु शिग्रू भी कहा जाता है। रक्त वाले को मधु शिग्रू भी कहेंगे। उसके बाद देखो लिखा है श्वेत कमल को पुंडरीक, रक्त कमल को कोकनद और नील कमल को क्या कहते हैं? इंद्री कहते हैं। ठीक है। तो रक्त कमल को क्या बोला है? कोकनद। ठीक है। रक्त में क्या है? रक्त वर्ण का हमने क्या पहना है? कोका पहनना है। ठीक है। तो रक्त कमल कोकनद हो गया। अब वाइट कलर का श्वेत का पुंडरीक और नील कमल क्या है? हमारा इंद्री। ठीक है। इंद्री क्या हो गया? नील कमल। और श्वेत कमल क्या हो गया? पुंडरीक। ठीक है। इंद्री की वो बॉटल आती है ना, तो वो कैसी होती है? ऐसे याद रखना, नीले कलर की होती है। ठीक है। तो इंद्री क्या होगी? नील कमल। और श्वेत कमल क्या हो गया? पुंडरीक। विभीतकी को क्या बोला है? वीर्य में उष्ण, स्पर्श में शीत। द्वीपांतर वच्चा को क्या बोला है? फिरंग रोग नाशनी बोला है। हरिद्रा के 4 भेद बोले हैं, हरिद्रा, कर्पूर हरिद्रा, वन हरिद्रा और दारू हरिद्रा। जो कली हरिद्रा है वो त्वक दोष, कर्पूर वाली जो है वो कंडू नाशिनी होगी, वन हरिद्रा वातरक्त और दारू वाली अक्षी और कर्ण के रोगों के में देंगे। फिर लहसुन सेवन में पथ्य क्या क्या है? लहसुन सेवन में हमने क्या क्या कर सकते हैं? मध्य मांस और अम्ल रस युक्त। और अपथ्य क्या है? अति जलपान, व्यायाम, आतप, दूध और गुड़ नहीं खाना। प्याज केवल वातनाशक बताया। कस्तूरी के 3 भेद थे, कामरूपी, नेपाली और काश्मीरी। कामरूपी श्रेष्ठ। फिर ऐसे ही केसर के थे, काश्मीरी, बहालीक और पारसिक। शिग्रू के बीज को श्वेत मरीच कहते हैं और रक्त शिग्रू को क्या बोलते हैं? मधु शिग्रू भी बोलते हैं। फिर क्या था? रक्त कमल। रक्त कमल कैसा? रेड कलर वाला कोका बना है, तो कोकनद। ठीक है। कमल की शेप का। ठीक है। इसको ऐसे याद रखना। और इंद्री की बॉटल कैसी? नीली, तो नील कमल। और श्वेत कमल किसको बोला है? पुंडरीक को बोला है। ठीक है। आगे देखते हैं। सबसे पहले आई हमारी संवर्तिका कैसी होती है? कमल के नूतन पत्रों का नाम है संवर्तिका। ठीक है। तो पत्ते कैसे हैं? बत्ती के जैसे। तो कमल के नूतन पत्ते क्या होंगे? संवर्तिका। उसके बाद है कमल का बीज कोश। बीज कोश मतलब बीज कैसे दिखते हैं? कर्णिका जैसे, तो कर्णिका कहलाते हैं। फिर लिखा कमल के केसर को क्या कहते हैं? किंजल। तो किंजल के केश से याद रखेंगे। और कमल पुष्प के रस को क्या बोलते हैं? मकरकंद। मकरकंद किसको बोलते हैं? उसके रस को। और कमल नाल को क्या बोलते हैं? बीज या फिर मृणाल। ठीक है। तो संवर्तिका क्या है? उसके पत्ते। कर्णिका क्या है? बीजकोश। किंजल केसर। मकरकंद उसका रस हो गया। मृणाल या बीज कमल नाल होगी। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है गुल्म व मंदग्नि वाले पुरुष हेतु विशेष रूप से पनस मतलब कटहल का सेवन जो है वो निषिद्ध माना है। किस किस के लिए? गुल्म, कटहल कैसा होता है? बड़ा सा है ना, कांटे वाला। और मंदग्नि वाले के लिए कटहल जो है वो क्या माना है? निषिद्ध माना है। उसके बाद द्राक्षा, बिल्व, हरितकी के फल शुष्क होने पर अधिक गुणकारी माने जाते हैं। कौन कौन से? द्राक्षा अगर सूखी हुई हो, बिल्व सूखा हो और हरितकी, तो ये अधिक गुणकारी होंगे। धातुओं की संख्या कितनी मानी है? 7 मानी है। अब वत्सनाभ का स्वरूप। सिंधुवार सदृश पत्र होते हैं उसके। ठीक है। सिंधुवार जैसे पत्र होंगे। वत्स नाभि आकृति, जैसे बछड़े की नाभि होती है वैसी आकृति है, या बच्चे की नाभि जैसी होती है वैसी आकृति है, जिसके पार्श्व में अन्य कोई वृक्ष वृद्धि ना करे, तो ये वत्सनाभ का स्वरूप हो गया। उसके बाद है सूरणकंद, जो जिमी कंद है, विशेष रूप से प्लीहा और गुल्म नाशनी। वैसे हम अर्श में हमें याद रहता है ना कि यहाँ पे क्या है? प्लीहा और गुल्म में अच्छा है। ठीक है। और जो हमारा कटहल था वो गुल्म और
वो मंद अग्नि वालों को कटहल जो है वो निषेध है। ठीक है, उसके बाद क्या आया, दर्द्रु, कंद शाकों में सूरण को जो है वो श्रेष्ठ माना है। फिर लिखा है दर्दु, कुष्ठ, रक्तपित्त के रोगियों के लिए सूरण जो है अहितकर। अहितकर किसके लिए है, स्किन डिसऑर्डर और रक्तपित्त वाले के लिए। उसके बाद है जल के पचने में 3 परिपाक काल माने जाते हैं। पिया हुआ साधारण रस जो जल है वो 6 घंटे में पचेगा। ओट कर ठंडा किया हुआ जल, ओट कर तो मतलब 1 प्रहर में मतलब 3 घंटे में पच जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा है। ओट कर किंचित गरम किया हुआ अगर गरम पी लिया तो आधे घंटे में ही मतलब आधे प्रहर में ही पच जाएगा। ठीक है, तो मतलब 1.5 घंटे में पचेगा। ठीक है, पिया हुआ साधारण 6 में, ओट करें गरम करके ठंडा हुआ जो है वो इससे आधा मतलब 1 प्रहर में, और ओट कर गरम में पी लिया तो वो आधे प्रहर में। उसके बाद है मंद स्वादु, स्वाद अम्ल और अत्य अम्ल भेद से दही जो है वो 5 प्रकार का बना है। दही कितना, 5 प्रकार का भाव प्रकाश है। ठीक है, मंद, स्वादु अम्ल, ठीक है, मधुर अम्ल अत्यम्ल और एक मंद हो गया। ठीक है, तद्धित बाल के वृद्धि विशेषाद मृतम शिशु नवनीत के गुण है। ठीक है, कि वृद्ध जो बालक वृद्धि कर रहा है उसको हमने नवनीत देना है। उसके बाद है हायंगवीन क्या होता है, 1 दिन के पहले के निकाले हुए घृत को हायंगवीन कहते हैं। 1 वर्ष पुराने घृत को पुराण घृत नाम दिया। इससे मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद तथा तिमिर में उपयोगी बताया है। ठीक है, मगर भोजनार्थ मतलब बस इतना ही बताया कि इसमें जो है वो उपयोगी है। ठीक है, तो रिवाइज करते हैं। संवर्तिका क्या थी, पत्र थे। कर्णिका क्या थी, बीजकोश। किंजल थे केशर, और मकरकंद क्या था, उसका रस। और मृणाल या फिर बीस क्या थी, उसकी कमल नाल। ठीक है, गुल्म और मंदग्नि वाले पुरुष को विशेष रूप से हमने क्या देना है, कटहल देना है। कटहल निषिद्ध माना गया है। उसके बाद द्राक्षा, बिल्व और हरित की जितने शुष्क होंगे उतने ज़्यादा गुणकारी होंगे। धातुओं की संख्या 7 मानी है। वत्सनाभ का स्वरूप सिंधुवार, पत्र सदृश वत्सनाभि आकृति, और जिसके पास में अन्य कोई वृक्ष वृद्धि ना करे तो वो क्या है, वत्सनाभि है। सूरण को क्या बोला है, प्लीहा, और गुल में पथ्य, और अपथ्य किसमें बताया, दर्द्रु, कुष्ठ और रक्तपित्त में। कंद शाकों में सूरण जो है वो श्रेष्ठ है। 3 परिपाक काल बताए हैं। पिया हुआ साधारण 6 घंटे में मतलब 2 प्रहर में, ओट कर ठंडा किया हुआ 1 में, और ओट कर गरम में पी लिया तो वो आधे प्रहर में। दही के 5 प्रकार बताए। नवनीत बालकों की वृद्धि में बताया। और हायंगवीन 1 दिन पहले निकाले हुए घी को बोलते हैं। और पुराण घृत किस किस में देना, मूर्छा, कुष्ठ, विष, उन्माद, अपस्मार और तिमिर में। ठीक है, आगे देखते हैं। बालक, वृद्ध, राज्यक्षमी, आम, विसूचिका, मदाते, ज्वर एवं अग्निमांद में अति मात्रा में घृत प्रशस्त नहीं माना गया। ठीक है, बालक, वृद्ध, राज्यक्षमी, आम, विसूचिका, मदाते, ज्वर और अग्निमांद में। फिर आगे नरमूत्र को गर्विष नाशक एवं रसायन बोला है। नरमूत्र क्या है, गर्विष हंति सेवितम तद् व रसायनम। तेल में ग्राही और सारक दोनों गुणधर्म पाए जाते हैं, कि तेल जो है वो ग्राही भी और सारक भी है। 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर पकाया हुआ घी जो होता है वो हीन वीर्य हो जाता है। तेल चाहे पकाया हुआ हो या कच्चा, ठीक है, वो अधिक गुणकारी होगा। सरसप व राजिका के तेल क्या हैं, वो विशेष रूप से मूत्रकृच्छ कारक बोले हैं। आम बात में एरंड तेल को श्रेष्ठ बोला है। नूतन मधु जो है वो सारक मतलब लूज मोशन करा देगी, और पुरातन मधु क्या है, ग्राही होगी। ठीक है, मधु, शर्करा और गुड़ संवत्सर मतलब 1 वर्ष बीत जाने पर पुराण कहलाते हैं। अनुपान भेद से गुड़ क्या होता है, गुड़ और अदरक कफ शामक, गुड़ हरित की पित्त शामक, और गुड़ और शुंठी वात शामक। स्नायु रोग का वर्णन करते हुए इसमें विसर्पवत शोथ की उत्पत्ति मानी है। ठीक है, रिवाइज करते हैं। किसको घृत प्रशस्त नहीं है, ज्वर हो गया मतलब आम जिसमें आम बन रहा है। बालक, वृद्ध, राज्यक्षमी, आम, विसूचिका, मदाते, ज्वर और अग्निमंद में। नरमूत्र को क्या बोला, गर्विष नाशक और रसायन बोला है। ठीक है, तेल में क्या बोला है, ग्राही और सारक दोनों गुणधर्म पाए जाते हैं। 1 वर्ष से अधिक पुराना होने पर पकाया हुआ घी जो होता है वो हीनवीर्य हो जाता है।
फिर सरसप और राजिका के तेल विशेष रूप से क्या होते हैं, मूत्रकृच्र कारक बोले गए हैं। ठीक है। आमवात में एरंड तेल को श्रेष्ठ बोला है। नूतन मधु क्या है, सारक होती है, और पुरातन मधु जो होती है वो ग्राही होती है। मधु, शर्करा व गुड़ जो होता है वो संवत्सर मतलब 1 वर्ष बीत जाने पर पुराण कहलाते हैं। ठीक है। गुड़ और अदरक कफ शामक, गुड़ हरित की जो होगी वो पित्त शामक, और गुड़ और शुंठी वात शामक। स्नायु रोग का वर्णन करते हुए इसमें विसर्पवत शोथ की उत्पत्ति हो जाती है। अब आगे आता है फिरंग। फिरंग रोग का प्रथमतः वर्णन करते हुए इसे गंध रोग भी बोला है। महाप्रकाश ने इसको क्या बोला, गंध रोग। फिरंग की उत्पत्ति फिरंग देश की युवतियों से प्रसंग करने से होती है। इसे आगंतुज व्याधि बोलते हैं। इसके 3 भेद हैं, बाह्य अभ्यंतर और एक बाह्य अभ्यंतर। जो बाह्य वाला होगा वो सुख साध्य, अभ्यंतर वाला कृच्छ्र साध्य, और इसमें क्या हो गया, संधियों में स्थिति आमवात सदृश्य पीड़ा होती है अभ्यंतर में। ठीक है। और एक होता है बाह्य अभ्यंतर। फिर आते हैं फिरंग के उपद्रव क्या है, काश्चर्य, बलक्षय, नासाभंग, अग्निमांद्य, अस्थि शोष और अस्थि वक्रता। ठीक है। देखो बंदा पतला हो जाएगा, उसका बल कम हो गया। ठीक है। अब उसकी जो बोन्स हैं तो कहाँ की, नासा की तो भंग ही होगी वहाँ की, और अस्थि शोष भी हो गया, और अस्थि टेढ़ी भी होगी, और क्या हो गया, अग्निमांद्य। रस कर्पूर को फिरंग की क्या बोलिए, श्रेष्ठ औषधि बताई है। ठीक है। इसकी गोली को चूर्ण में लपेट कर लेने का निर्देश बोला है। ठीक है। लवंग चूर्ण में लपेट कर लेनी है। ठीक है। उसके बाद लिखा है सप्तशाली वटी का निर्देश बोला है, सप्तशाली वटी। और फिरंग शांत्यार्थ 24 रति चोपचीनी चूर्ण का निर्देश दिया है। ठीक है। 24 रति चोपचीनी चूर्ण। एक और यहाँ पे लिखना ना, आगे वाले पेज पे है कि नमक और स्त्री का निषेध बताया है। ठीक है। फिरंग रोग की चिकित्सा करते हुए नमक और स्त्री का निषेध। फिरंग रोग को क्या बोला, गंध रोग। आगंतुज व्याधि है, 3 भेद हैं इसके, बाह्य अभ्यंतर और बाह्य अभ्यंतर। बाह्य वाला जो होगा वो सुख साध्य, अभ्यंतर वाले में आमवात सदृश्य पीड़ा होगी और कृच्छ्र साध्य। उपद्रव क्या थे, काशर्य, बलक्षय हो गया था, नासा भंग होगी, अस्थि शोष, अस्थि वक्रता, और एक क्या थी, अग्निमांद्य। रस कर्पूर जो इसकी श्रेष्ठ औषधि है, सप्तशाली वटी, और एक 24 रति चोपचीनी चूर्ण। और इसमें निषेध क्या करना है, चिकित्सा करते हुए स्त्री और नमक का। ठीक है।